अभी मैंने जो पीपीटी के माध्यम से जियोजेब्रा कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है, अब उसको मैं एक लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से जियोजेब्रा के मेन सॉफ्टवेयर पर बताना शुरू करूंगा। तो मैंने पहले बताया कि आपको geogebra.org/डाउनलोड पर जाना है और वहां से जियोजेब्रा क्लासिक 5 को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो डेस्कटॉप पर आइकॉन बन जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा जियोजेब्रा का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, इससे आपको साफ दिखे। जूम करने के लिए आपको एक ऑप्शन जो मेन टूल दिख रहा है, ऑप्शन टूल, थोड़ा सा क्लिक होने में टाइम लगाता है। तो ऑप्शन टूल में जाना है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज को बड़ा कर देना है 24। अब आपको थोड़ा सा इसकी साइज जूम हुई होगी और दिखने में आसानी होगी। कहां पर जाना है आपको? जो मेन मेनू दिए हैं उसमें ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के बाद फॉन्ट साइज पे। तो यहाँ 48 पॉइंट तक फॉन्ट साइज है, अभी हम 24 ही रखते हैं जिससे कि सारा का सारा इंटरफेस दिखाई दे। एक चीज, अब हम शुरू करते हैं इसके इंटरफेस का। तो इंटरफेस में हमने आपको बताया है कि सबसे ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे वो दिख रहे हैं टूल बार, जिन्हें बोलते हैं जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स। दूसरा इंटरफेस क्या था? ग्राफिक्स व्यू, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ड्राइंग पैड, ग्रिड लाइन जैसा, इसे बोलते हैं हम ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा एलजेब्रा, या जिसे हमने बताया था पीपीटी के माध्यम से कोडिंग व्यू। मतलब जो हम इन टूल के माध्यम से ग्राफिक्स व्यू में बनाएंगे, उन सारी की सारी इक्वेशन, कोडिंग, वो आपके यहाँ पर सामने प्रदर्शित होती जाएगी। और सबसे पहले जो इंटरफेस में जो पॉइंट था वो कौन सा था? इनपुट बार। जब आप इसको जियोजेब्रा को और आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे, काफी कुछ सीख लेंगे, तो आप कमांड लाइन के थ्रू भी आप डायरेक्ट अपना रिसोर्स बना सकते हैं। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल टूल बार, ग्राफिक्स व्यू और ग्राफिक्स व्यू जो कुछ बनेगा वो अलजेब्रा व्यू के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला टूल देखते हैं। हमने बताया था कि आपको एक रेड कलर का ट्रायंगल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ और टूल ऐड हो गए हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं मूव टूल। मूव टूल क्या करता है? मूव टूल क्या करता है कि आपके ग्राफिक्स व्यू को तो मूव करेगा और साथ में जो कुछ आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी मूव करेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब हम चलते हैं, बगल में आपको दिया हुआ एक पॉइंट टूल। हमने पॉइंट टूल लिया, मतलब बिंदु टूल, और हमने यहाँ पर एक बिंदु बना लिया। ये बिंदु बन गया। यहाँ पर एक्स अक्ष में 1 पॉइंट और वाई अक्ष में 1 पॉइंट। इसकी कोडिंग आ गई कि आपने एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट का क्या नाम हो गया? 1,1, यानी एक्स अक्ष पर भी 1 और वाई अक्ष पर भी 1। अब मूव टूल का काम क्या है? देखो, मूव टूल का काम ये है कि जैसे आपने कोई टूल लिया और यदि आपने मूव टूल पर क्लिक नहीं किया तो वह मानेगा कि इस टूल को आप रिपीट करना चाहते हैं, इस पॉइंट को करना। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट और बन जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट और बन जाएगा, क्योंकि वह अभी तक मान रहा है कि आपने एक टूल को चूज कर लिया है और उसी को आप लगातार रिपीट कर रहे हैं, तो वो नए नए पॉइंट जनरेट करके दे देगा। देखो, पहला पॉइंट ए 1,1, दूसरा पॉइंट 3 और यहाँ से 2 तो 3,2, अगला पॉइंट सी तो 4,1। तो इस चीज को हटाना है तो आपको क्या करना है? एक टूल का प्रयोग करके तुरंत आपको मूव टूल पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो अब आपका वह टूल रिपीट नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। इनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। आपने जैसे पॉइंट टूल पर क्लिक किया और आपने एक पॉइंट बना दिया, क्या बन गया? 3.2। इसकी कोडिंग अलजेब्रा व्यू में या कोडिंग व्यू में आ गई। अब आप मूव टूल पर क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह टूल रिपीट हो जाएगा, यानी फिर से एक पॉइंट बना, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट और बन जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको मूव पर क्लिक करना है,
कि हमें केवल एक ही पॉइंट बनाना था, वो हमने बना लिया। तो अब आपका वो पॉइंट नहीं बनेगा। एक मूव टूल का काम हो गया, ठीक है। दूसरा मूव टूल का काम क्या है कि मूव करने के बाद हम इस पॉइंट को मूव करा सकते हैं। देखो जैसे ही पॉइंट मूव होगा तो कोडिंग व्यू में उसके जो कार्टेशियन पॉइंट हैं, जो कार्तीय निर्देशांक हैं, वो भी बदल जाएंगे। जैसे अभी पॉइंट 3,2 पे है, हमने कर दिया 3,3, तो देखो आप बदल गए 3,3। हमने इसे कर दिया 8,2, तो 8,2 हमने इसको कर दिया -2,1, तो -2,1। तो इस मूव टूल के माध्यम से आप अपने रिसोर्स को, अपने कंस्ट्रक्शन को मूव करा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यदि आपको केवल एक ही बार टूल्स का प्रयोग करना है तो तुरंत आपको मूव वाले टूल पर क्लिक करना है, नहीं तो वही मानेगा कि इसको आप रिपीट करना चाह रहे हैं। तो इसको हम यहां से डिलीट कर सकते हैं। किसी भी आपको कंस्ट्रक्शन को यदि आपको डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो आप दिख रहा होगा शो ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को भी शो करना बंद कर देंगे। तो फिर से ऑब्जेक्ट लाने के लिए अब आपको यहां तो मिलेगा नहीं, आपको जाना होगा एलजेब्रा या कोडिंग व्यू में, वहां कर देना है शो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फिर से शो होने लगेगा। आप इसके लेवल को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप लेवल को भी ऑफ कर सकते हैं, केवल पॉइंट ही दिखेगा, इसका लेवल नहीं दिखेगा। और इसके लेवल को लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप शो लेवल कर देंगे तो आपका लेवल दिख जाएगा। आगे बात करते हैं अब और अन्य टूलों की। अब टूल आ गया है लाइन। लाइन टूल के लिए क्या करना है, लाइन टूल को केवल एक पॉइंट क्लिक करना है, वह ऑटोमेटिकली आपको एक लाइन जनरेट करके दे देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये लाइन जनरेट हो गई। और लाइन के बारे में आप जानते हो कि दोनों बिंदु कहते होते हैं अनिश्चित। अभी देखो हम माउस के स्क्रॉल करके हम इसके क्या नाम है, जूम इन और जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लाइन का होगा। देखो हमने कितना भी इसको जूम कर रहे हैं, आपको लाइन के दोनों बिंदु, क्योंकि दोनों बिंदु अनिश्चित होते हैं, कहीं भी नहीं दिखेंगे। और इसको आपने जूम आउट किया तो इस तरह हम लाइन को जनरेट कर लेंगे। फिर से देखते हैं एक बार, लाइन के लिए क्या है कि एक पॉइंट क्लिक किया और यहां से आपकी लाइन जनरेट हो गई। कौन सी लाइन, लाइन का नाम हो गया एफ, ये दिख रहा होगा आपको एफ। और इस लाइन का जो भी आपकी कोडिंग होगी वो कहाँ जाएगी, आपके एलजेब्रा या कोडिंग व्यू में। अब आप, हमने फिर से बताया, यदि आप मूव टूल पर क्लिक नहीं करेंगे तो वह मानेगा इसको फिर से रिपीट कर देगा। तो देखो आपको फिर से रिपीट कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तुरंत मूव टूल पर क्लिक करना है। अब इसको अब यहां से मूव करा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन टूल्स का प्रयोग करें और एक ही बार प्रयोग करना है। यदि आपको मल्टीपल प्रयोग करना है तो आप मल्टीपल करें, यदि एक बार प्रयोग करना है तो तुरंत उसके बाद आपको मूव टूल पर क्लिक करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, सेगमेंट के बारे में जानते हैं कि दोनों बिंदु निश्चित होते हैं तो आप एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट वहां निश्चित कर लेंगे तो आपका बन जाएगा ये रेखाखंड। और मूव टूल पर क्लिक करेंगे नहीं तो वो दोबारा इसी सेगमेंट, इसी टूल्स को दोबारा रिपीट कर देगा। अब देखो इसको भी आप मूव करा सकते हैं और साथ में इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं रेखाखंड आपका छोटा बन गया है तो यहीं से आप खींच के इस तरफ भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें, और हमने भी देखा था कि सेगमेंट विद गिवन लेंथ, इसको बना के देखते हैं। सेगमेंट विद गिवन लेंथ हमने इसको बनाया और एक पॉइंट पे क्लिक किया तो विंडो देखो क्या हो गई, पॉपअप विंडो हो गई। क्या पूछ रही है, लेंथ, आप कितनी यूनिट का एक सेगमेंट या रेखाखंड बनाना चाहते हैं। आपने दे दिया 5, यहां कर दिया ओके। तो अब आपका 5 बन गया। इसको अब आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, डायरेक्शन में कहीं भी घुमा सकते हैं पर आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसकी लेंथ पहले से फिक्स्ड कर दी है। और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोनों टूल का मतलब आपको समझ गया, आ गया होगा, सेगमेंट और सेगमेंट विद गिवन लेंथ। सेगमेंट यानी रेखाखंड खींचना, इसको हम छोटा बड़ा
मूव टूल के माध्यम से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंट विद गिवन लेंथ को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसकी लेंथ फिक्स कर दी, केवल इसको मूव करा सकते हैं। और मूव वो भी कब, आप उस स्थान से नहीं, केवल इसकी डायरेक्शन को बदल के आप कर सकते हैं, यहां से भी उसको आप नहीं करा सकते। तो इन दोनों को टूल्स में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं आपकी, अगला जो इसमें टूल है वो है रे। रे का मतलब किरण, एक बिंदु निश्चित, एक बिंदु अनिश्चित। जैसे हमने एक बिंदु निश्चित किया और आप देखो एक बिंदु अनिश्चित ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा, जो हो गया आपका रे। रे, इसमें हम रे को भी बता सकते हैं। तो इन तीन टूल के माध्यम से जो कक्षा 6 में रेखागणित की सामान्य अवधारणा है, रेखा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, आसानी से हम इनको समझा सकते हैं। और साथ में और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं। अब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींचना है तो रेखा वाला टूल ले लें। कौन सा टूल, लाइन टूल। अब आप रेखाएं बनाते जाओ, 1 2 तो इस तरह हम बच्चों को कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, आसानी से हम समझा सकते हैं। तो छोटे छोटे ज्यामितीय अवधारणाएं को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई विंडो ले लेते हैं। ग्राफिक एरिया काफी भर गया है, तो हम फाइल में जाके लिख लेंगे न्यू विंडो, या न्यू करेंगे तो इसको हमें सेव करना पड़ेगा, जिसको हम सेव नहीं करेंगे, या सीधा ले लेंगे हम न्यू विंडो, या इसे ले लेते हैं न्यू। तो न्यू करेंगे तो बोलेंगे क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे डोंट सेव। डोंट सेव के बाद वही आपका पुराना इंटरफेस आ गया। उसके लिए हमने बताया था कि इसकी जूम करना है, तो ऑप्शन में जाएंगे, फॉन्ट साइज देंगे और क्या कर देंगे 24, आपका थोड़ा सा जूम होके आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इस टूल्स की इंटरसेक्ट की, जो पॉइंट के मेन टूल के अंदर था इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट का हम बनाने के लिए इसको समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो सेगमेंट हैं, तो हमने एक सेगमेंट बना लिया और एक और सेगमेंट बना लिया। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेगमेंट या दोनों रेखाखंड किसी एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पॉइंट हो सकता है आपने जो चूज किया उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, तो इसके लिए आपको इस टूल का प्रयोग करना है, इंटरसेक्ट टूल का। इस टूल का प्रयोग करने के आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पहले ऑब्जेक्ट यानी पहले रेखाखंड को क्लिक करना है और दूसरे को क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो देखो तुरंत आपके सामने उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेद या कटान आ गया, और उसकी जो कोडिंग व्यू है, उसकी जो निर्देशांक है वो आपको अलजेब्रा व्यू में प्रदर्शित होने लगे कि जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितनी पर है, 0, और वाई एक्स पर कितना है 4, यानी 0 और। तो इसके माध्यम से हम इंटरसेक्ट पॉइंट बस हमें दोनों ऑब्जेक्ट बारी बारी से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वह ऑटोमेटिकली एक इंटरसेक्ट पॉइंट जनरेट करके दे देगा। अगला हम एक लाइन, एक सेगमेंट लेते हैं। एक सेगमेंट ले लिया आपने, एक बड़ा सेगमेंट ले लिया, ठीक है, जो 1 से लेके 9 तक है। अब इसके बीच का हमें सेंटर पॉइंट या मध्य केंद्र प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है, हम इस टूल का प्रयोग करेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की क्या करेंगे, पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को बारी बारी से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वह ऑटोमेटिकली आपको एक केंद्र या मध्य बिंदु जनरेट करके दे देगा। ये इसका आ गया मध्य बिंदु, यानी 1 से 5 और 5 से 9, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। इसने ऑटोमेटिकली आपको मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु जनरेट करके दे दिया। क्या करना है, आपको बारी बारी से उन पॉइंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एक बार और देख लेते हैं। हमने एक सेगमेंट बनाया,
और हमें पता करना है इसका मिड पॉइंट या सेंटर। तो हमने पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट के बीच में ज्ञात करना है, उनको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यह जनरेट करके दे देगा उसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट आपको करके दे देगा और इस तरह आपका एक मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, इन सबको एक काम करते हैं डिलीट कर देते हैं, जिससे कि और हम ग्राफिक्स व्यू में काम कर सकें, बारी बारी से हमें न्यू विंडो नहीं लेना पड़े। तो हम इनको राइट क्लिक करके जनरेट करके दे देंगे। अब बात करते हैं जो एक इसका बेहतरीन टूल है, एंगल टूल। अब बात करते हैं हम एंगल टूल पर। एंगल टूल क्या काम करेगा? तो एंगल टूल काम करेगा कि आपको एक एंगल जनरेट करके देगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक एंगल बनाना पड़ेगा। एंगल मतलब क्या कि दो किरणों या दो रेखाखंड जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो हम दो सेगमेंट बनाते हैं। एक डिलीट नहीं कर पाए, इन सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब हम बनाते हैं पहले सेगमेंट। तो हमने एक सेगमेंट बना लिया और इसी बिंदु पर हमने एक और सेगमेंट बना लिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक झुकाव उत्पन्न हो गया और ये क्या बन गया? कोण। क्या बन गया है? कोण। इसको ध्यान से देखना आप। अब हमें इसके कोण का माप ज्ञात करना है। तो जैसे हम पेन पेपर या ब्लैक बोर्ड पर कोण का माप ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे हमें इस कोण ए का मान लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? एंगल बी ए सी। एंगल बी। तो इस टूल का ही प्रयोग वैसे ही करना है, एंगल टूल पर क्लिक करना है और इस एंगल के कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमें पहले अंत बिंदु को, दूसरे अंत बिंदु को और जिस बिंदु पर हम कोण के वैल्यू को जानना चाहते हैं उसको बीच में रखना है। ऐसे तो हम लिखते हैं कि हमने दिया हमें लिखना है कोण ए का मान, तो हम कैसे लिखेंगे? कोण बी ए सी। तो हमने बी को क्लिक किया, ए को क्लिक किया और सी को क्लिक किया और वह ऑटोमेटिकली आपको उसके कोण का मान जनरेट करके दे देगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कल जब हम रिसोर्स बनाएंगे तब इसका काफी काम आएगा। फिर से देख लेते हैं क्या कि हमने दो सेगमेंट बना लिए, एक सेगमेंट और इसी के साथ दूसरा सेगमेंट, और ये इनके बीच में एक जो झुकाव उत्पन्न हो गया है वो क्या हो गया? कोण। अब इस ए पर हम कोण बनाना चाह रहे हैं, तो कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ले लेंगे एंगल टूल। कैसे रखेंगे इसको? बी ए और सी, और ये आपके सामने उसका कोण जनरेट होके आ गया। कोण जनरेट होके आ गया और आप मूव टूल के माध्यम से कोण के मान को भी बदल सकते हैं, किसी एक रेखा को। इस रेखा को आप जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, देखो आप कोण का मान भी बदल रहा है। यहाँ पर सीधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ सीधा कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो इसके माध्यम से कल हम जब बनाना सीखेंगे विभिन्न प्रकार के कोण, तो इस टूल का काफी प्रयोग वहां पर करना सीखेंगे। तो अभी यहाँ केवल हम इस एंगल टूल का कैसे प्रयोग करते हैं। जब भी एंगल बनाना है आपको, तो जो दो अंत बिंदु हैं और जहां पर आपको जिस बिंदु पर कोण का मान बनाना है उसको आपको बीच में रखना है, यानी बी ए और सी। इस तरह हम एंगल टूल का निर्माण कर लेंगे। दूसरा इसी के नीचे है एंगल विथ गिवन साइज। अब हमें कोण का माप, कोण बनाना है पर हमें उसकी साइज को निश्चित करना है, उसकी साइज को निश्चित करना है। तो क्या करेंगे? हम एक पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और हम यहां कर देंगे कि भाई 45 की जगह 55 अंश का कोण निर्माण कर दो। आपने किया ओके, तो आप देख रहे होंगे 55 डिग्री का कोण निर्माण हो गया। इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या खींचना पड़ेगा? इनके बीच में रेखाखंड। यहाँ खींच गया और यहाँ खींच गया, तो जी आपका बन गया है
55 डिग्री का। अब आप इसको आकार को बड़ा कर सकते हैं पर कोण का मान नहीं बदल सकते। आप देख रहे होंगे जहां भी जा रहे हैं केवल भुजाओं की साइज या रेखाखंड का माप परिवर्तित हो रहा है, कोण का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने 55 अंश का 55 डिग्री के मान को उसको निर्धारित कर दिया है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, एंगल और एंगल विथ गिवन साइज। अब अगली चीज, अगली इसी में एक नीचे आपको टूल दिख रहा होगा डिस्टेंस और लेंथ। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक सेगमेंट खींच लेते हैं। इस सेगमेंट को हमने खींच लिया। अब हमें पता करना है इसकी दूरी, या जब हम कोई ऐसा रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम कल बनाना सीखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है, तो हमें हम डिस्टेंस को भी सत्यापित करना होगा। तो इस तरह के लिए अभी हम सीखते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो आपने एक रेखाखंड खींच लिया, अब इस रेखाखंड की दूरी ज्ञात करना है, तो आपको इस टूल पर क्लिक करना है, डिस्टेंस और लेंथ टूल, और बारी बारी से उसके पॉइंट पे क्लिक करना है, एफ और जी के बीच। तो ऑटोमेटिकली वह आपको इसकी लेंथ जनरेट करके दे देगा। कितने यूनिट की है ये लेंथ? 6 की। 1 2 3 4 5 और 6। इसको आप बड़ा कर सकते हैं तो लेंथ का मान भी बढ़ता जाएगा। अब 9 यूनिट की हो गई, आपकी 3 यूनिट की हो गई, तो इसके माध्यम से। लेकिन यदि आपने गिवन लेंथ वाला किया तो वहां पर डिस्टेंस निकालने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने वहां पर ऑलरेडी लेंथ को निश्चित करके रख दिया है। तो निश्चित तरीके से इसके माध्यम से आप डिस्टेंस और लेंथ को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन सबको मैं फिर से एक बार डिलीट कर दे रहा हूं राइट क्लिक करके, जिससे कि आपको और अन्य टूलों के बारे में बता सकूं। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने दो बिंदुओं से ये रेखाखंड खींच लिया, इस पर खींचना है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन आपको ये होगी, मतलब आपको उस ऑब्जेक्ट पर या उस लाइन पर आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट करके दे देगा। फिर से देखते हैं, हमने एक सेगमेंट लिया, सेगमेंट खींचा और यहां से हमने चूज किया परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट करके दे देगा। कहां पर आपको स्थिर करना है, जैसे आप उस बिंदु पर रख देंगे तो वहां पर वह लाइन स्थिर हो जाएगी। तो यह एक लंब रेखा जनरेट हो गई। अब लंब रेखा को जानती है कि लंब रेखा कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 का। तो वो भी हम पता कर सकते हैं, कौन से टूल से, एंगल टूल से। तो देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एंगल टूल से हम इनके बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कैसे पढ़ेंगे इसको, ई एफ जी। तो ई एफ और जी, देखें आप यहाँ पर 90 का एंगल निर्माण होके आ गया, क्योंकि वह लंब रेखा है, वह 90 अंश का ही कोण बनाएगी। तो इस तरह हम एंगल टूल का और भिन्न भिन्न रिसोर्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम जिसकी बात कर रहे थे वो था परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा। अब दूसरा है पैरेलल लाइन। अब मान लो आपको इस रेखाखंड की एक लाइन पैरेलल करना है, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ आप कहीं भी या नीचे की तरफ कहीं भी जाके आप क्लिक कर देंगे तो इस रेखाखंड के आपको एक पैरेलल लाइन खिंच जाएगी, ऑटोमेटिकली वह जनरेट करके दे देगा। इसके भी पैरेलल खींचना है तो आप फिर से इस पर क्लिक कर दें और फिर से करें। इसके भी पैरेलल खींचना है तो आप उस पैरेलल लाइन लाइन के ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और आप एक लाइन को जनरेट कर सकते हैं। तो जिस के सापेक्ष में आप पैरेलल लाइन को जनरेट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर, उस रेखा, रेखाखंड या कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करें और उसको ड्रैग करें, माउस को ड्रैग करें, तो वह आपके साथ, आपके लिए उसके पैरेलल आपके साथ एक पैरेलल लाइन स्वयं जनरेट करके
दे देगा। तो इसके माध्यम से आप उसको पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। अगली बात करते हैं हम पॉलीगॉन टूल की। इनको डिलीट कर देते हैं, काफी भर गया। अब बात करते हैं हम पॉलीगॉन टूल की। पॉलीगॉन टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली भुजाओं के साथ किसी भी प्रकार का बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। यहां से शुरू करेंगे, आप देखेंगे पहला पॉइंट किया हमने अपने आप। अब आपको क्लिक कहीं नहीं करना है, केवल ड्रैग करना है। ए पे कार्ड ड्रैग करके आपने दूसरा किया, एक भुजा बन गई, फिर तीसरा, चौथा और जी पांचवा। यानी कि आपका जी क्या बन गया, एक प्रकार का चतुर्भुज। और भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया आपका अष्टभुज या सप्तभुज। तो हम इसके माध्यम से एक बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। कैसा भी आपका बहुभुज का निर्माण करना है, केवल आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है, केवल ड्रैग करना है। और जहां ड्रैग करके आपको पॉइंट निश्चित करना है वहां पर आप क्लिक कर दें, फिर आगे बढ़ जाएं। फिर जहां ड्रैग करना है और जहां पॉइंट निश्चित करना है वहां क्लिक कर दें, फिर आगे बढ़ जाएं, ड्रैग करें और जहां पर पॉइंट निश्चित करना है वहां क्लिक कर दें, फिर आगे बढ़ जाएं और जहां पर उसको क्लोज करना है उस पूरे के पूरे क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, आकृति को क्लोज करना है, वहां से वहां तक उस पहले वाले इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु को मिला दें और वहां पर क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉलीगॉन जनरेट करके दे देगा। एक चीज। दूसरी चीज, इसी में एक टूल बताया था मैंने पीपीटी के माध्यम से, रेगुलर पॉलीगॉन, समबहुभुज। तो समबहुभुज के लिए आपने जैसी एक उस पे क्लिक करके दूसरे पे क्लिक किया, यानी एक भुजा को बनाया, आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी, वह पूछेगा वर्टिसाइजेस, कितनी भुजाओं का आप बनाना चाह रहे हैं। आपने लिख दिया 6, यानी षटभुज, या आप बनाना चाह रहे हैं पंचभुज, तो ऑटोमेटिकली वह पंचभुज बना के दे देगा, ये सम पंचभुज। अब इसके आकार को आप बढ़ा सकते हैं। जब आकार बड़ा होगा तो उसकी भुजाओं की नाप, क्योंकि सारी भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर, सारी भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर। तो इसके माध्यम से आप इसको समबहुभुज को बना सकते हैं। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इससे हम इस पर फोकस कर लें। इन सब सारे पॉइंट को भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। अभी हम जो हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनाया उस पर हम एक चीज बताना चाहते हैं। इसको मूव के माध्यम से यहां ले आते हैं। एक चीज हम एक और सत्यापित कर सकते हैं कि ये सम पंचभुज है, तो सारी भुजाओं की माप बराबर है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का ऐसा कोई थ्योरम आइए कि आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम पॉइंट टूल के अंदर एक पॉइंट रहता है मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट टूल, तो इस पर क्या करना है, क्लिक करना है और आके इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह आपका इसका सेंटर पॉइंट जनरेट करके दे देगा। ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट। आपको इसकी फिक्र नहीं करना है कि वो पॉइंट कहां रहेगा, वो ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट जनरेट करके दे देगा। अब आप जानते हैं कि इसकी जो भुजाओं के बिंदु हैं वह सेंटर पर एक निश्चित एंगल का निर्माण करते हैं, तो ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, आपने लिया सेगमेंट यानी रेखाखंड टूल, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इन सब के माध्यम से हम उसके एंगल को भी जान सकते हैं। तो हम यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो हमने एक पॉलीगॉन बनाया या रेगुलर पॉलीगॉन बनाया, 3 त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन बन गया जी, कौन सा बन गया, त्रिभुज, और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं।
तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। इसको हम सत्यापन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस टूल से कि इनकी डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो 4.04, इसकी भी 4.04, फिर से हमने इसका प्रयोग किया, इसकी भी 4.04, फिर से क्लिक किया तो इसकी भी 4.04, यानी तीनों भुजाओं की माप कैसी है, बराबर है। और क्या कर सकते हैं, पता करना पड़ता है इसमें कि तीनों एंगल बराबर हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही एंगल टूल लेंगे। एंगल टूल कैसे रीड करेंगे, हमें डी को बनाना है तो बी डी सी, तो बी डी और सी कितना एंगल आएगा, 60। देख रहे हैं आपने, 60 आया। ए बी 60 आएगा। इसको कैसे रीड करेंगे, बी सी डी, बी सी और जब एंगल टूल को क्लिक किया, बी सी और डी। अब यहां पर क्या हुआ, हमने इसको बी सी और डी यानी हमने इसके बाह्य कोण को ले लिया। यहां मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है कि हमें यदि हमें इसके अंदर को लेना, आंतरिक कोण को, तो शुरू करना पड़ेगा डी सी और बी से। और यदि हम इसके बाह्य कोण को लेना चाह रहे हैं तो क्या होगा, बी सी और डी। ऐसा कुछ बन गया। अब आप सोच रहे होंगे 300 आ रहा, 60 नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको इसके एंगल पर राइट क्लिक करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कुछ बन के आ गया तो आपको कोई चिंता नहीं करना है। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे। कहां जाना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, किसकी, एंगल की। दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज एंगल, एंगल का नाम क्या है, बीटा। और यहाँ जाना है बेसिक। तो बेसिक में दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन प्रॉपर्टीज एंगल बिटवीन। तो जो एंगल बिटवीन वो रीड कर रहा है, वो कर रहा है 0 से 360। तो इसको उठा के कर देना है 0 से 180, खत्म। अभी हम कर रहे हैं 0 से 360, इसलिए वो है बाह्य कोण को नाप रहा है। जब हम कर देंगे 0 से 180 तो वह अंदर के कोण को नाप लेगा और आपका एक कोण बना के जनरेट करके आपको दे देगा। तो इसका भी 60, इसका भी 60। एक और एंगल नापना है आपको, तो सी ए और बी, इसका भी मान 60। तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया, ये आपका ट्रायंगल पॉलीगॉन है, समबाहुभुज है। और समबाहुभुज है तो ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। वो कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस टूल से। और एंगल किससे निकाले, एंगल टूल से। तो हम इस तरह एक दूसरे के टूल्स का प्रयोग करके अपने रिसोर्स बनाने के लिए टूल्स को एक दूसरे जोड़ के हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन सबको 1 मिनट समय लगेगा, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ये सारे डिलीट हो गए। अब चलते हैं हम एक नया मेन टूल, सर्किल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट। तो हमने सर्किल विथ सेंटर हमने एक लिया। और जैसे हम इसको अब इसको क्लिक कहीं नहीं करना है, केवल आपको ड्रैग करना है। जहां जहां जितना आप ड्रैग करते जाएंगे वहां उतना बड़ा आपका वृत्त बनता जाएगा। और जहां पर उसको फिक्स करना है उसके परिधि पर वो ऑटोमेटिकली एक बिंदु जनरेट करके दे देगा, जो मानेगा ए से बी तक क्या बन गई, रेडियस। आप एक और करके देख सकते हैं। आपने एक पॉइंट क्लिक किया और केवल ड्रैग करना है, इसको क्लिक कहीं नहीं करना है। क्लिक कब करना है, जब आप उसकी वृत्त की त्रिज्या को निर्धारित करने वाले हों। यहाँ पर आप उसको निर्धारित करने वाले हैं तो वहां क्लिक कर दिया। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस या त्रिज्या। तो वहां उसने उसको निश्चित कर दिया। इस टूल से ये काम हो गया। दूसरा टूल इसी के साथ में है कि सर्किल, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप उसकी रेडियस क्लिक करेंगे तो वह चाहता है कि आपकी रेडियस निर्धारित माप की हो। जैसे कि हमने सेगमेंट और सेगमेंट विद गिवन लेंथ में सीखा था कि सेगमेंट केवल रेखाखंड और गिवन लेंथ माने निर्धारित माप का रेखाखंड। तो उसी प्रकार है कि हम चाहते हैं कि 3 यूनिट का आपका एक वृत्त बन जाए। तो यहाँ कर दिया हमने 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का आपका वृत्त बन गया। अब ये आपका निश्चित हो गया। इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, पर इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यह आपने केवल वृत्त बनाया, इसके माप को निर्धारित नहीं किया। तो वह ऑटोमेटिकली, इसलिए तो उसकी कहते हैं डायनामिक मैथमेटिक्स। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं।
पर यहाँ पर आपने उसकी रेडियस को फिक्स कर दिया, तो आप उसको उठा के मूव तो करा सकते हैं पर उसको छोटा बड़ा या उसकी माप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला चलते हैं इसमें सेमी सर्कल जानते हैं अर्धवृत्त। तो आपको एक बिंदु यहाँ निश्चित है और दूसरा बिंदु निश्चित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। क्या बन गया है, अर्धवृत्त। तो इसके माध्यम से आप अर्धवृत्त भी बना सकते हैं। अगला टूल्स क्या है, सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क के लिए यहाँ पे लिखा है कि सेंटर चाहिए और 2 पॉइंट। तो मान लो ये सेंटर हो गया और यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो ये बन गया आपका आर्क यानी कि चाप। और जहां पर आप चाप निश्चित करना चाहते हैं वहां पॉइंट आप कर दें, तो ये बन गई है चाप, सर्कुलर चाप या वृत्तीय चाप। और इसी के नीचे आपका है सर्कुलर सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के लिए आपको क्या करना है, इस तरह, मतलब वो आपको एक आच्छादित एरिया दे देगा कि जी एक प्रकार का क्या हो गया, त्रिज्यखंड, यानी कि केंद्र से और परिधि पर दोनों बिंदु के बीच की जो चाप के बीच का जो एरिया है, आच्छादित एरिया है, जो घिरा हुआ क्षेत्र, वो क्या हो गया, त्रिज्यखंड। इसको निश्चित कर देंगे, ये बन गया है त्रिज्यखंड। तो इस टूल के माध्यम से आप अर्धवृत्त, इसके माध्यम से आप वृत्तीय चाप और इसके माध्यम से आप वृत्तीय त्रिज्यखंड का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला जो आपका टूल्स है वो है आपका रोटेट अराउंड पॉइंट। रोटेट अराउंड पॉइंट, इसको हम कल जब रिसोर्स बनाना सीखेंगे तब और समझ लेंगे। अभी इसको समझ लो कि मान लो, इनको एक मिनट यहां से हटा देता हूं मैं, हाँ इसको भी हटा देता हूं। मान लो आपने एक पॉलीगॉन बनाया यानी त्रिभुज बनाया, आपने बना दिया त्रिभुज, ये आपका एक त्रिभुज बन के आ गया, ठीक है। अब हम इस टूल को कैसे समझेंगे, रोटेट अराउंड पॉइंट। यह कहता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ये सिमेट्री या सममितता में काम में आएगा जब इसको आप और एक्सप्लोर करेंगे। तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया एक पॉलीगॉन या त्रिभुज, तो इस पे आपको क्लिक करना है, पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जैसे ही आपने बाहर क्लिक किया तो वह पूछेगा कितने डिग्री से, कितने अंश से, कितने कोण से इसको रोटेट कराना है। तो हमने कर दिया 180, यानी पूरा का पूरा सीधा हो जाए, उस तरफ बन के आया। तो आपने तुरंत वह एक, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जे आपका बन के आ गया, रोटेट हो गया। जो अभी ऊपर की ओर था वो कहाँ आ गया, नीचे की ओर। तो इसके माध्यम से आप सिमेट्री को समझ सकते हैं। देखो इसके माध्यम से छोटी छोटी जब सिमेट्री वाले पे काम करेंगे तो इसके माध्यम से आप सममितता को या जो सममित रेखा है उन चीजों को आप जान सकते हैं। तो रोटेट अराउंड पॉइंट यानी किसी ऑब्जेक्ट को एंगल के सापेक्ष, किसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक बिंदु के सापेक्ष, मतलब इस बिंदु आपका जो सेंटर पॉइंट रहेगा इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो इसके माध्यम से आप रोटेट अराउंड पॉइंट को प्रयोग कर सकते हैं। एक बार और देखना चाहें तो मैं फिर से बताता हूं, इन पॉइंटों को डिलीट कर देता हूं। आपने एक पॉलीगॉन बनाया और इसको हमें रोटेट करना है, तो हमने ले लिया रोटेट अराउंड पॉइंट। इस पर क्लिक किया, किस बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पे क्लिक किया और 180, तो ये 180 वाला आपके सामने रोटेट होके आ गया। और इसके माध्यम से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, पॉइंट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेट अराउंड पॉइंट टूल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस कोण के सापेक्ष रोटेट कर सकता है। अब आगे चलते हैं, जो मेन टूल है वो है स्लाइडर। काफी शानदार, हमने बताया स्लाइडर टूल का प्रयोग क्या होता है कि रेखाखंड की माप, भुजा, कोण की माप को नियंत्रित करना। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी और उसमें 3 तरह के स्लाइडर बन सकते हैं। नंबर, संख्या को आप नियंत्रित कराना चाहते हैं,
कोण को नियंत्रित कराना चाहते हैं। जब हम कल रिसोर्स बनाना सीखेंगे तब कोण वाला मान काम में आएगा। जैसे आपको एक पता है गणित का कंसेप्ट, समपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कि दो कोणों का योग 90 अंश हो, तब वहां पर इस स्लाइडर का काफी प्रयोग होगा। कल हम देखेंगे रिसोर्स बना के। तो 3 तरह के स्लाइडर बन सकते हैं, मतलब नियंत्रित हो सकते हैं, संख्या, कोण और इंटीजर। तो आपने अभी संख्या ले ली, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको इंटरवल, मिनिमम वैल्यू क्या हो और मैक्सिमम क्या हो। जैसे हम मिनिमम वैल्यू बदल के लिख देते हैं -20 और यहाँ ले लेते हैं मैक्सिमम कितनी 20 और इंक्रीमेंट कितने का हो 1 का। तो एक एक से वैल्यू स्लाइडर होगी वो देखते हैं हम। जैसे हमने ओके किया, आपके सामने एक स्लाइडर बन के आ गया और देखो आप ले जाएगी -20 तक और एक एक पॉइंट के साथ वो इंक्रीमेंट करती हुए जाएगी टॉप तक +20 तक। तो इस तरह हम वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वो कोण की हो, चाहे संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो। किसी भी वैल्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसका उपयोग यहाँ देख लें, कल तो हम समझेंगे, यहाँ उपयोग देख लें। मान लो हमने इस स्लाइडर को डिलीट कर देते हैं, हम दूसरा स्लाइडर बनाते हैं। हमने एक स्लाइडर बनाया, ठीक है, नंबर दे दिया हमने दे दिया इसको R। हम चाह रहे हैं कि हम सर्किल का निर्माण करें और जो स्लाइडर के हिसाब से जनरेट हो, मतलब कैसा कि हमारा स्लाइडर बताए कि उसकी त्रिज्या कितनी हो। 1 हो तो 1 त्रिज्या का वृत्त बना दे, 2 हो जाए तो 2 का बना दे, वो ऑटोमेटिकली बना दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्लाइडर बनाएंगे R और उसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे 2 और मैक्सिमम रखेंगे मान लो 5 और इंक्रीमेंट करेंगे कितने का 1 का। ठीक है, तो हमने एक बना दिया स्लाइडर जिसका नाम है रेडियस स्लाइडर और ये 2 से शुरू होता है और कहां तक जाता है 5 तक। ठीक है, अब इसका रिसोर्स कैसे बनाएंगे, अब बनाना है हमें सर्किल। तो सर्किल में हम यहाँ जाएंगे, सर्किल में 2 चीजें थी, सर्किल विद सेंटर थ्रू पॉइंट और एक था सर्किल सेंटर एंड रेडियस। पहला वाला तो काम करेगा नहीं, तो पहला वाला तो एक अनिश्चित त्रिज्या का आपको वृत्त बना देता है जो बाद में उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, जो निश्चित त्रिज्या का, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, विंडो पॉपअप हो गया रेडियस। रेडियस क्या, अब रेडियस का माप आप लिंक करवा दो किससे, स्लाइडर से। तो स्लाइडर का नाम क्या है R, तो यहां लिख दो R। बस इतना करना है, आपने R करके ओके किया। अब देखो जैसे आप स्लाइडर को मूव करोगे आपका वृत्त उतना ही बड़ा होता जाएगा। समझ में आया बात को आपको, कि हम किस तरह वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा और छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एनिमेशन, डायनामिकली एनिमेशन हो रहा है। वैल्यू छोटी होती जाएगी और वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कल जो आपको जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कल हमें लाइव ट्रेनिंग भी देनी है कुछ रिसोर्स बनाने की। फिर से हम एक स्लाइडर का निर्माण कर लेते हैं। हमने एक स्लाइडर लिया, यहाँ क्लिक किया, उसका नाम दे दिया हमने R या दे दिया रेडियस। क्या नाम दे दिया, रेडियस। कहां से कहां तक रेडियस देनी है, मान लो 1 से 2 से शुरू करते हैं और 10 तक, और इंक्रीमेंट कितने का हो जाए 1 का। ये बन गया आपका एक स्लाइडर जो 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 10 तक। ठीक है, अब आपको वृत्त बनाना है इस स्लाइडर से, इस स्लाइडर की रेडियस के अनुसार। तो आपको जाना है सर्किल सेंटर एंड रेडियस। तो आपने सेंटर यहाँ चुन लिया, इस सेंटर हो गया, एक विंडो पॉपअप होगी, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इसका कैप्शन होगा। इसका कैप्शन का नाम क्या दिया हमने, रेडियस। तो यहाँ नाम देना है रेडियस और आपने क्या कर दिया, ओके। अब देखो जैसे ही इसका 2 होगा तो 2 यूनिट की वृत्त बन जाएगा, 2 त्रिज्या का। इसको 3 कर दिया, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इसको आप एनिमेशन ऑप्शन पर भी लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एनिमेट करता रहेगा। बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी लगेगा और वह करके भी सीखेंगे। तो इस माध्यम से हम संख्या का, कोण का, पूर्णांक का स्लाइडर के माध्यम से वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं और एनिमेट
करा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे ग्राफिक्स व्यू में कोने पे रहेगा एक पॉज का और प्ले का बटन, उससे हम एनिमेशन को पॉज कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। अगला इसमें टूल्स है टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल तो आप जानते हैं, कुछ हमें हेडिंग देना है तो इस पर क्लिक किया। हम आपको बता देते हैं कि इस पे हिंदी फॉन्ट भी यूज होता है। जैसे हमने लिख दिया हेलो टू ऑल और यहाँ पर कर दिया ओके, तो आपका ये कैप्शन बन गया हेलो टू ऑल। अब हेलो टू ऑल में आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और ग्राफिक्स व्यू में जाना है और यहाँ पर दिख रहा होगा ए फॉन्ट का कलर, तो आपने कर दिया मान लो कोई भी रंग कर दिया, रेड कर दिया। बी से थोड़ा सा बोल्ड करना है और साइज कौन सी रखना है, मीडियम या आपकी लार्ज या वेरी लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा आप बताना चाह रहे हैं। तो स्मॉल या मीडियम ही पर्याप्त रहता है। तो इसके माध्यम से आप टेक्स्ट के माध्यम से कहीं भी कोई भी आप हिंदी फॉन्ट, यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का भी प्रयोग करके आसानी से अपने रिसोर्स। जी सर अभी 12:15 हो गया है और हमें क्वेश्चन आंसर भी उठाने हैं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बाइंड अप हल्का तेजी से कर दीजिए और फिर हम लोग प्रश्न उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। जी जी 1 मिनट का समय, केवल 1 मिनट का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप इन चीजों को प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने हेडिंग को भी आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आखिरी का टूल है केवल बचा था जो केवल मूव ग्राफिक्स व्यू। आप सारे के सारा जो आपने रिसोर्स बनाया, देखो मूव के माध्यम से पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हैं और पूरा का पूरा आपको ग्राफिक्स व्यू ही मूव कराना है, तो आप इसके माध्यम से पूरे के पूरे ग्राफिक्स व्यू को आप मूव करा सकते हैं। तो इस तरह साथियों हमने जो उसके मुख्य कंस्ट्रक्शन टूल्स थे उनको हमने सीखा और आपको आज केवल इतना काम करना है कि आप GeoGebra.org/डाउनलोड से GeoGebra क्लासिक 5 को डाउनलोड कर लें, उसको डेस्कटॉप आइकॉन कर लें, थोड़ा इंटरफेस को समझ लें और जिन टूल्स के बारे में हमने बताया उनको सामान्य रूप से देख लें। कल हम इन पर 5 या 6 रिसोर्स का निर्माण करना सीखेंगे और साथ में जो 5 या 6 जो रिसोर्स मैंने बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित तौर पर है कि यह डेस्कटॉप लैपटॉप पर कंस्ट्रक्शन करना आसान रहता है। GeoGebra ज्योमेट्री करके एक एंड्रॉयड ऐप है, उस पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन वहां पर थोड़ा इतना मतलब क्या कह सकते इजी नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पर इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि GeoGebra.org इसकी वेबसाइट है, इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स काफी मटेरियल दिया है, आप उनका प्रयोग करें।